घटना चक्र, पूर्वावलोकन, कार्बनिक रसायन, हाइड्रोकार्बन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन केवल कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक होते हैं। केवल, इसमें केवल की बात चल रही है। कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक होते हैं। हाइड्रोकार्बन मुख्यतः कोल तथा पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं, जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत होते हैं। सेल रसायन यानी पेट्रोकेमिकल अनेक महत्वपूर्ण व्यावसायिक उत्पादों के निर्माण के लिए मुख्य प्रारंभिक पदार्थ है। घरेलू ईंधन तथा स्वचालित वाहनों के प्रमुख ऊर्जा स्रोत द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी तथा संपीडित प्राकृतिक गैस सीएनजी। द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी तथा संपीडित प्राकृतिक गैस सीएनजी। आप इन दोनों गैसों से अच्छे से वाकिफ होंगे, तो इसमें क्या ही बोलें, जो पेट्रोलियम से प्राप्त किए जाते हैं। संरचना के आधार पर हाइड्रोकार्बन को विविध और संतृप्त में बांटा गया है। विविध मतलब एक खुली चैन फॉर्म में और एक रिंग फॉर्म में, बस इतना ही समझने के लिए। एल्केन जब असंतृप्त होते हैं, असंतृप्त यानी एल्केन और एल्काइन। एल्केन यानी एक बॉन्ड, एल्केन डबल बॉन्ड और एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड, ये असंतृप्त होते हैं। इसके अलावा चक्रीय अथवा साइक्लोएल्किक यानी कि जब रिंग फॉर्म में होता है, जैसे बेंजीन, तथा इन्हें एरोमेटिक वर्ग में रखा गया है। और एक और इसके एल्काइन को इन सबको एलिफेटिक कहा जाता है। आगे देखते हैं। हाइड्रोकार्बन का उपयोग पॉलीथीन, पॉलीप्रोपेन, पॉलीस्टाइरीन आदि बहुलकों के निर्माण में किया जाता है। उच्च अणु भार वाले हाइड्रोकार्बनों का उपयोग पेंट के विलायक के रूप में और रंजक तथा औषधियों के निर्माण में प्रारंभिक पदार्थ के रूप में किया जाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कभी कार्बन हाइड्रोजन एकल आबंध होते हैं। यदि विभिन्न कार्बनिक परमाणु आपस में एकल बंध द्वारा जुड़ जाते हैं तो विविध श्रृंखला बनाते हैं और तब उन्हें एल्केन कहते हैं। यदि कार्बन परमाणु समृद्ध या फिर वलय का निर्माण कर दें तो फिर उन्हें साइक्लोएल्केन कहते हैं। वही रिंग फॉर्म वाली स्ट्रक्चर। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन बहुआबंध जैसे द्विबंध और त्रिबंध उपस्थित होते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कौन कौन सा होता है? द्विबंध यानी डबल बॉन्ड, त्रिबंध यानी कि ट्रिपल बॉन्ड, और बहुआबंध मतलब कई सारे बॉन्ड बनते हैं। तो वहां पर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जब कार्बन कार्बन बहुबंध बनाते हैं तो असंतृप्त होता है। आगे चलते हैं। एल्केन ऐसे एल्केन जब कार्बन कार्बन एकल आबंध युक्त संतृप्त विविध श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन हैं। ये संतृप्त भी हैं और विविध इनकी श्रृंखला है। मीथेन CH4 इस परिवार का प्रथम सदस्य है। मीथेन एक गैस है जो कोयले की खानों तथा दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। वो हाइड्रोकार्बन जिसका अणुसूत्र C2H6 एथेन कहलाता है। C2H6 एथेन। ऐसे हाइड्रोकार्बन सामान्य अवस्था में निष्क्रिय होते हैं क्योंकि ये अम्लों और अन्य अभिकर्मकों से अभिक्रिया नहीं करते। अतः प्रारंभ में इन्हें पैरम यानी कम अफीन मतलब क्रियाशील कहते हैं। एल्केन, कुछ एल्केन के अणुसूत्र इस प्रकार हैं। CH4 मीथेन, C2H6 एथेन, C3H8 प्रोपेन, C4H10 ब्यूटेन, C4H10 2 मीथिल प्रोपेन, C5H12 पेंटेन, C5H12 2 methyl butane, C5H12 2 dimethyl propane, C6H14 hexane, C7H16 heptane, C8H18 octane, C9H20 nonane, C10H22 decane, C20H42 isocosane। गुणधर्म
एल्केन अणु में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन तथा कार्बन सिंगल बॉन्ड आबंध के सहसंयोजक गुण तथा कार्बन में एवं हाइड्रोजन परमाणु में विद्युत ऋणात्मकता में बहुत कम अंतर होने कारण लगभग सभी एल्केन अध्रुवीय होते हैं। इनके मध्य दुर्बल वंडरवाल बल पाए जाते हैं। दुर्बल बलों के कारण एल्केन श्रेणी के प्रथम 4 सदस्य कार्बन से कार्बन 4 तक और कार्बन 7 से कार्बन 17 तक द्रव तथा कार्बन 18 या उससे अधिक कार्बन युक्त एल्केन 298 केल्विन पर ठोस होते हैं। ये रंगीन एवं गंधहीन होते हैं। इसके खास गुण ये रंगीन और गंधहीन होते हैं। आम्ल क्षारक यानी एसिड और बेस, ऑक्सीकारक यानी ऑक्सीकरण कर्मक होता है, अपचायक होता है, रिडक्शन भी होता है इसमें। पदार्थों के प्रति एल्केन सामान्यतः निष्क्रिय होते हैं। अब बात करते हैं एल्काइन। एल्काइन तब जब डबल बॉन्ड आ जाता है। एलिफेटिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें एक एक कार्बन युग्म बंध कार्बन के बाद डबल बॉन्ड लगता है उपस्थित होता है, इन्हें ओलिफिन या एल्कीन कहते हैं। एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। इसमें एथीन होता है जैसे C2H4 एथिलीन, C3H6 प्रोपिलीन, C4H8 अल्फा ब्यूटिलीन। एथिलीन अगर बनाने की बात की जाए तो कैसे बनती है, तो आइए जान लेते हैं। एथिलीन एल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के आधिक्य से 170 से 180 डिग्री ताप पर गर्म करने पर क्या बनता है। तो पहले एथिल एल्कोहल है यानी C2H5OH एल्कोहल को 170 डिग्री पर सांद्र यानी कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ अगर जब गर्म किया जाएगा तो C2H4 प्लस H2O यानी एथिलीन मिल जाएगा। अभिक्रिया में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल निर्जलीकरण का कार्य करता है। अभिक्रिया में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल क्या कार्य करता है, निर्जलीकरण का। एथिलीन रंगहीन, मीठी गंध की, जल में अल्प बलीय गैस होती है, इसे सूंघने से बेहोशी भी आ जाती है। एथिलीन का अणु भार 28 तथा इसका एनटीपी पर इसका घनत्व 1.25 ग्राम लीटर प्रति लीटर होता है। एथिलीन का क्वथनांक -105 डिग्री होता है। एथिलीन के उपयोग की बात की जाए तो एथिलीन का उपयोग फलों को कृत्रिम विधि से पकाने में होता है। एथिलीन निस्तेजक के रूप में प्रयुक्त होती है। एथिलीन का उपयोग पॉलीथीन बनाने में होता है। एथिलीन मस्टर्ड गैस के रूप में प्रयुक्त होती है। मस्टर्ड गैस एक तेल जैसा द्रव है, इसमें सरसों जैसी गंध होती है। इसकी वाष्प चमड़ी पर फफोले डाल देती है तथा फेफड़ों और शरीरों के अन्य अंगों पर घातक प्रभाव डालती है। इस गैस का उपयोग युद्ध में किया जाता है। मस्टर्ड गैस भी यही है, जो मतलब सरसों जैसी गंध तो होती है, लेकिन अगर ये चमड़ी पे पड़ जाए तो क्या हो जाता है, फफोले पड़ जाते हैं। फेफड़े और शरीर अन्य अंगों के लिए बहुत घातक होती है। और ये किसका अप्रूप है, मतलब ये एथिलीन ही है अप्रूप। क्या एथिलीन का उपयोग फिर से देख लीजिए, जैसे इथाफोन होता है पकाने के लिए फल, वही एथिलीन का उपयोग पॉलीथीन बनाने में भी होता है, मस्टर्ड गैस। अब ये सब चीज़ अब आगे देखते हैं। एल्काइन थर्ड बॉन्ड जिसमें 3 बॉन्ड होते हैं। एलिफेटिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें एक एक कार्बन पांतिक बंध यानी ट्रिपल बॉन्ड से होता है तो एल्कीन या एसिटिलीन कहा जाता है। एल्कीन श्रेणी का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। वहाँ पे CnH2n था एल्कीन में, यहाँ पे CnH2n-2 है। इस श्रेणी का प्रथम सदस्य एथिलीन या एथाइन होता है। कैल्शियम कार्बाइड की जल से क्रिया कराने से एसिटिलीन बनती है। कैल्शियम कार्बाइड यानी CaC2 कार्बाइड प्लस 2H2O, इसमें 2 मोल हाइड्रोजन के, और फिर उसके बाद इसमें HC में ट्रिपल बॉन्ड और CH में टूट जाता है, और फिर उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अलग से मिल जाती है।
ऐसे ही एसिटिलीन का निर्माण हो जाता है। अब एसिटिलीन के गुण की बात की जाए तो एसिटिलीन रंगहीन, गंधहीन, जल में अल्प विलेय, बॉइलिंग पॉइंट इसका यानी क्वथनांक -84 सेंटीग्रेड होता है। अशुद्ध एसिटिलीन से लासुन जैसी गंध आती है। एसिटिलीन वायु में बहुत हल्की होती है। संपीड्य एवं द्रवित एसिटिलीन भयंकर विस्फोट भी करती है। एसिटिलीन और वायु या ऑक्सीजन से मिलकर प्रज्वलित करने का अत्यंत प्रचंड विस्फोट होता है। एसिटिलीन का उपयोग की बात की जाए, एसिटिलीन को वायु में जलाने पर बहुत चमकीला चौंधाने वाला प्रकाश उत्पन्न होता है। एसिटिलीन ज्वाला की प्रदीपन क्षमता यानी इल्यूमिनेटिंग पावर बहुत अधिक होती है। एसिटिलीन का उपयोग कार्बाइड लैंपों में प्रदीपक गैसों के रूप में किया जाता है। एसिटिलीन को शुद्ध ऑक्सीजन में जलाने पर अति उच्च ताप उत्पन्न होता है। ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला का ताप लगभग 3000 सेंटीग्रेड होता है। इस गुण के कारण एसिटिलीन का उपयोग ऑक्सी एसिटिलीन ब्लोपाइप में धातुओं के वेल्डन और उनके काटने में किया जाता है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को एरीन भी कहा जाता है क्योंकि इनके अधिकांश यौगिक में विशिष्ट गंध, ग्रीक शब्द एरोमा यानी कि सुगंध, एरोमा का मतलब सुगंध होता है, ये तो आपको पता ही है, प्रेरित रहती है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के कुछ उदाहरण हैं बेंजीन, टाइलवीन, नैफ्थलीन। ये रिंग फॉर्म में अक्सर मिलेंगे आपको, 99% ये रिंग फॉर्म में ही मिलेंगे और सबसे नंबर 1 पे आपको बेंजीन ही मिलेगा। बेंजीन को सर्वप्रथम माइकल फेराडे ने 1825 में प्राप्त किया था। बेंजीन का सूत्र C6H6 है जो उच्च असंतृप्तता दर्शाता है। जर्मन वैज्ञानिक फ्रेडरिक अगस्त केकुले ने 1825 में बेंजीन की संरचना दी। इसमें 6 कार्बन परमाणु की चक्रीय व्यवस्था होती है। इसमें 6 कार्बन होंगे जिनकी चक्रीय व्यवस्था मतलब रिंग फॉर्म में बनेंगे। 6 कार्बन इसमें होते हैं और 6 ही हाइड्रोजन भी होते हैं जो द्विआबंध और प्रत्येक उनके एकांतर क्रम में मतलब एक को छोड़ने के बाद इसमें द्विआबंध होता है यानी डबल बॉन्ड होता है। प्रत्येक कार्बन से एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है। बेंजीन को व्यापारिक रूप में कोल तार से प्राप्त किया जाता है। अगर इसकी संरचना की बात की जाए, बेंजीन की संरचना की बात की जाए तो कुछ ऐसी संरचना इसकी बनती है रिंग फॉर्म में, ऐसे C ऐसे करके C6H6। अब आगे चलते हैं। प्रश्नकोश, अनुकारित आदिम भूमि परिस्थितियों में निम्नलिखित प्रादुर्भाव का सही अनुक्रम कौन सा है? उत्तर होगा A मीथेन, हाइड्रोजन साइनाइड, नाइट्राइल एमिनो अम्ल। क्या? मीथेन, हाइड्रोजन साइनाइड, एमिनो अम्ल होता है। अनुकारित आदिम भूमि परिस्थिति में निम्नलिखित में प्रादुर्भाव का सही अनुक्रम क्या है? तो ध्यान से देखिए, मीथेन, हाइड्रोजन साइनाइड, नाइट्राइल एमिनो अम्ल, ये अनुकारित आदिम भूमि परिस्थितियों में यानी इंस्ट्रूमेटिक प्रिमिटिव अर्थ कंडीशन निम्न रसायनों के प्रादुर्भाव का सही क्रम। नंबर 1 पे मीथेन आएगा, उसके बाद हाइड्रोजन साइनाइड आएगा, उसके बाद नाइट्राइल आएगा, फिर एमिनो अम्ल आएगा। अगला, सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व कौन सा है? तो सभी मूल जैविक मूल तत्व क्या है? कार्बन। क्योंकि अगर आपसे बात कही जाए तो कोई भी बॉडी जो कि जीवित फॉर्म में है बिना कार्बन के नहीं बन सकती, उसमें कार्बन पाया ही जाएगा। तो आंसर सी होगा। संसार के सभी तत्व जैसे कार्बनिक यौगिक से बनते हैं। कार्बनिक यौगिक में कार्बनिक
कार्बन अनिवार्य रूप से पाया जाता है। सभी जैव यौगिकों में सर्वाधिक आवश्यक मूल तत्व कौन से हैं? तो उत्तर होगा कार्बन, वही सेम। उसके बाद निम्नलिखित तत्व समूहों में कौन सा एक पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी है? तो उत्तर होगा क्या? कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। निम्नलिखित तत्व समूहों में कौन सा पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी है? जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी में नंबर 1 पे कार्बन आएगा, फिर हाइड्रोजन, उसके बाद नाइट्रोजन। जीव विज्ञान के जिन 6 तत्वों को आवश्यक मानते वे हैं, वे कौन कौन से हैं? ध्यान दें उनको। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर। जीवन में जुड़े आधारभूत रासायनिक तत्व हैं, इसमें प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और हार्मोन है, और ये सारे इन्हीं से चीज ऊपर जो दिए गए हैं इन्हीं से बने हुए हैं। अब आगे देखते हैं हाइड्रोकार्बन के अणुभारों पर बढ़ता क्रम कौन सा है? अणुभार के हिसाब से बढ़ता क्रम सबसे पहले क्या आएगा? मीथेन CH4, CH4। उसके बाद इथेन यानी C2H6। उसके बाद प्रोपेन में क्या है? C3H8। उसके बाद सबसे लास्ट में C4H10। एक हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होते वो क्या कहलाते हैं? 2 बंध आपने पहले ही पढ़ा है। 2 बंध होगा तो क्या होगा? एल्कीन। यानी कि जब ऐसा बंध बनेगा, ऐसा, तो इसे क्या बोलेंगे? एल्कीन। केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन युक्त यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। कार्बन कार्बन द्विबंध वाली असंतृप्त श्रृंखलाओं को एल्कीन कहते हैं। केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन युक्त यौगिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। कार्बन कार्बन द्विबंध वाली असंतृप्त श्रृंखला को एल्कीन कहते हैं। एल्केन कार्बन कार्बन एकल आबंध युक्त संतृप्त विविध हाइड्रोकार्बन होते हैं। जब एल्केन की बात आएगी तो ये विविध संरचना वाली जो श्रृंखला बनती है ये हाइड्रोकार्बन एल्केन के होते हैं। लेकिन जब असंतृप्त द्विबंध वाली संरचना आती है तो इसे एल्कीन कहते हैं। लेकिन एल्काइन के लिए त्रिआबंध और असंतृप्त हाइड्रोजन, अगर संतृप्त की बात की जाएगी तो एल्केन आएगा, और असंतृप्त की बात की जाएगी तो एल्काइन और एल्कीन आएगा, जिसमें एल्कीन डबल बॉन्ड, एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड। परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो बंध बनते हैं उन्हें विद्युत संयोजक बंध या आयनिक बंध कहते हैं। क्या? ध्यान से देखिए, परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो बंध बनते हैं उन्हें विद्युत संयोजक आबंध या आयनिक बंध कहते हैं। आगे देखते हैं, विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस रासायनिक रूप में आयुध के रूप में उपयोग किया गया था? अब बताइए कि कौन सी है? मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस क्या थी? एल्कीन डबल बॉन्ड वाली। इसमें फफोले पड़ जाते हैं, विस्फोट होता है, ये चीज़ आप अभी पढ़ चुके हैं। प्रथम विश्व युद्ध में मस्टर्ड गैस, प्रथम विश्व युद्ध में कौन सी गैस उपयोग हुई थी? मस्टर्ड गैस। प्रथम विश्व युद्ध में मस्टर्ड गैस उपयोग हुई थी, जिसका क्या है? आणविक विन्यास C4।
H8, C4H8 C2, यस, इसे क्या बोलते हैं? मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था। इसका रासायनिक नाम डाईएथिल सल्फाइड था। क्या था इसका नाम? डाईक्लोरो डाईसल्फाइड था इसका नाम, डाईक्लोरो डाईसल्फाइड। यह एक जहरीली गैस है। इसकी खास, यह खुली त्वचा पर फफोले डाल सकती है। शुद्ध मस्टर्ड गैस कमरे के तापमान पर एक रंगीन, गाढ़ा और चिपचिपा द्रव होता है। मस्टर्ड गैस का उपयोग किस चीज़ में होता है? उत्तर होगा रासायनिक युद्ध में। रासायनिक युद्ध में मस्टर्ड गैस के नाम से आपको सरसों की याद आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मस्टर्ड की मतलब कि सरसों के तेल जैसी इसमें दुर्गंध तो होती है, लेकिन ऐसा कोई गुण नहीं होता। और इसी वजह से ये रासायनिक युद्ध में, यानी आप पहले देख चुके हैं, प्रथम विश्व युद्ध में इसका उपयोग हो चुका था। विषाक्त मस्टर्ड गैस है, क्या है? उत्तर होगा द्रव। विशाल मस्टर्ड गैस क्या है? द्रव। विषाक्त मस्टर्ड गैस है द्रव। आइए आगे देखते हैं। कमरे के तापमान पर मस्टर्ड गैस मूलतः द्रव फॉर्म में होती है। कमरे के तापमान में मस्टर्ड गैस मूलतः द्रव में होती है। इसे शक्तिशाली रासायनिक हथियार के रूप में उपयोग में लाया जाता है। इसका विषाक्त रसायन से त्वचा, आँख, फेफड़े आदि सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। इसका उपयोग 1 से 6 घंटे बाद दृष्टिगत होने लगते हैं। अब बात करते हैं सिगरेट लाइटर में निम्न में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? सिगरेट लाइटर में इसमें ब्यूटेन प्रयुक्त होती है। सिगरेट लाइटर में क्या प्रयुक्त होती है? ब्यूटेन। और इसका रासायनिक सूत्र क्या है? C4H10। अगर C के साथ 4 शब्द आ गया है तो इसका मतलब ब्यूटेन। सिंपल सी बात, आप समझ लीजिएगा। और इसका प्रयोग किस चीज़ में होता है? सिगरेट के लाइटर के रूप में। सिगरेट के लाइटर के रूप में किसका प्रयोग होता है? ब्यूटेन का। और इसका आणविक सूत्र क्या है? C4H10। आगे चलते हैं। भोपाल गैस त्रासदी में, इसका तो ये तो फेवरेट क्वेश्चन है आप लोगों का भी। तो मिथाइल आइसोसाइनेट जिसका आणविक सूत्र आप देख लीजिए चाहे, जिसका आणविक सूत्र होगा C2H3NO। C2H3NO। गैस के रिसाव के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। कीटनाशक संयंत्र मिथाइल आइसोसाइनेट C2H3NO। 2-3 बार आप पढ़ लेंगे, आपको याद हो जाएगा। C2H3NO। आगे चलते हैं। छपाई में प्रयोग होने वाली स्याही निम्नलिखित में किसका अवघटन होती है? छपाई में प्रयुक्त होने वाली स्याही किसका अपघटन होती है? उत्तर होगा मीथेन। छपाई में प्रयुक्त होने वाली स्याही मीथेन होती है। जबकि सिगरेट के लाइटर में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी होती है? ब्यूटेन। सिगरेट के लाइटर में ब्यूटेन, सिगरेट के लाइटर में ब्यूटेन होती है। भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनेट। और उसके बाद छपाई में जो प्रयुक्त होती है वो कौन सी गैस है? मीथेन। छपाई में स्याही में प्रयुक्त गैस जो होती है उसे क्या बोलते हैं? मीथेन एक रंगहीन, स्वादहीन तथा गंधहीन गैस है जो दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। मीथेन एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन
है जो कि दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त कार्बनिक पदार्थों के विघटन तथा कोयले से निकलने वाली गैसों के रूप में विद्यमान रहती है। ये काले रंग मोटर, टायर, छापे खाने की स्याही, पेंट तथा कार्बनिक क्षणों के रूप में प्रयुक्त होती है। इसे 100 सेंटीग्रेड ताप पर जलाया जा सकता है और ये ब्लैक कलर में प्राप्त होती है। इसकी छपाई होती है। मीथेन छपाई में उपयोग होती है। ब्यूटेन लाइटर के रूप में प्रयुक्त होती है। ये दिमाग में आप डाल लीजिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला, मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र क्या है? मीथेन गैस धान के खेत में होता है। मीथेन गैस वाला उत्पादक क्षेत्र क्या है? धान का खेत। मीथेन गैस कहाँ प्रयुक्त होती है? धान के खेत में। मीथेन उत्पादक धान का खेत है। धान का खेत क्या है? मीथेन उत्पादक। ब्यूटेन, एक बार फिर से ध्यान दे दीजिए। ब्यूटेन जो सिगरेट वाला लाइटर होता है, ब्यूटेन वहाँ पर प्रयुक्त होती है। मीथेन कहाँ प्रयुक्त होती है? मीथेन छपाई में। छपाई में। आगे चलते हैं। धान के खेत में, कोयले की खदान में तथा घरेलू पशु वातावरण में मीथेन उत्सर्जन के मानवीय स्रोत हैं, जबकि आर्द्र भूमि तथा समुद्र में मीथेन का प्राकृतिक स्रोत है। धान के खेत में, कोयले की खदान में, घरेलू पशु वातावरण में मीथेन गैस मानव स्रोत है, जबकि आर्द्र भूमि, समुद्र मीथेन के उत्सर्जक प्राकृतिक स्रोत हैं। अब आगे बात करते हैं। बायोगैस संयंत्र द्वारा गांव में प्रकाश एवं भोजन पकाने के लिए गैस की व्यवस्था होती है। बायोगैस संयंत्रों द्वारा गांवों में प्रकाश एवं भोजन पकाने के लिए गैस की व्यवस्था होती है। उसके बाद इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी से हृदय के विकार का पता चलता है। इसके बाद DDT एक कीटनाशक है। निकोटीन तंबाकू में पाया जाता है। अब इस वाले क्वेश्चन को आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। क्या आपने देखा? DDT एक कीटनाशक है। बायोगैस गोबर से तैयार होती है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी हृदय रोग, निकोटीन तंबाकू। निम्नलिखित में कौन सा रसायन फल पकाने के लिए प्रयोग होता है? आपको पहले ही बताया था कि फल पकाने के लिए एथीन, जो कि आपने अभी पढ़ा था, एथीन का एक रूप होता है जो सेकंड बॉन्ड वाला आपने पढ़ा था, सेकंड बॉन्ड वाला, वही एक रूप होता है। इसको ईथाफोन बोला जाता है। ईथाफोन इसका प्रयोग होता है। जो आप कच्चे फलों को जो पकाया जाता है उसके लिए क्या प्रयोग होता है? ईथाफोन। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा रसायन फल पकाने के लिए प्रयोग होता है? उत्तर होगा वही एथिलीन। आप क्या पढ़ा था? एथीन कैल्शियम कार्बाइड ही था। CaC2 कैल्शियम कार्बाइड। फलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। इसका रासायनिक सूत्र CaC2 है। इसके बाद फलों को पकाने की प्रक्रिया में कैल्शियम कार्बाइड नमी के साथ जल के साथ अभिक्रिया करके गैस बनाती है। हरे फलों को, ये सेम वही क्वेश्चन है, इसमें आंसर होगा एसिटिलीन। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग होता है। उसमें प्रयुक्त होती है यही एसिटिलीन। आगे चलते हैं। सही आंसर है। निम्नलिखित में से फलों को पकाने के लिए
ये 2014 के आर के पेपर में आया हुआ भी है, तो हो सकता है इस बार भी मेहरबान हो जाए। फलों को पकाने के लिए क्या प्रयोग होता है? एथिलीन। इसके 3 नाम हैं। एक है कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। इसके 3 नाम हैं और ये 3 तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसमें क्या है? कैल्शियम कार्बाइड CaC2, दूसरा एथिलीन, और कहीं पर इसे ईथाफोन बोल के भी पूछा जाएगा। ईथाफोन ज़्यादातर ये भी प्रयुक्त आपको मिल जाएगा कच्चे फल को पकाने के लिए। आगे चलते हैं। निम्नलिखित गैस मिश्रणों में से कौन सा बिल्डिंग के रूप में प्रयुक्त होता है? बिल्डिंग के लिए ऑक्सीजन और एसिटिलीन का मिश्रण चलता है। बिल्डिंग के लिए ऑक्सीजन और एसिटिलीन का मिश्रण चलता है। बिल्डिंग के लिए क्या? ऑक्सीजन और एसिटिलीन का मिक्सचर चलता है। आगे चलते हैं। बिल्डिंग में क्या प्रयुक्त होता है? ऑक्सीजन और कौन सी गैस? ऑक्सीजन और एसिटिलीन का प्रयोग होता है। एसिटिलीन के प्रयोग के बारे में विचार कीजिए। अब यहाँ पे उत्तर कौन सा सही है? 1 और 2, ठीक है। तो आप देख लीजिए, एसिटिलीन का प्रयोग वही बिल्डिंग उद्योग में किया जाता है। यह प्लास्टिक का निर्माण करने में कच्चा माल है। बस सिलिकॉन कार्बाइड नहीं है, इसलिए गलत हो जाएगा। यहाँ कैल्शियम कार्बाइड है। एसिटिलीन एथीन यानी C2H2 को कहा जाता है। इसका उपयोग बिल्डिंग में किया जाता है। इसमें क्लोरोइथेन नामक इथेन का निर्माण करता है, जो प्लास्टिक निर्माण हेतु कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। कैल्शियम कार्बाइड और पानी का मिश्रण कर एसिटिलीन को सुगमता प्राप्ति होती है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? उत्तर होगा A, फुलरीन युक्त। गलत है। शुष्क यानी ड्राई आइस नामक शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस का निर्माण ठोस कार्बन ऑक्साइड से होता है। निर्माण में कार्बन डाइऑक्साइड में गैस से तरल के पश्चात ठोस में परिवर्तित करके की जाती है। जब ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का ऊर्ध्वाधन करने में तरल न होकर सीधे गैस के रूप में होता है। मस्टर्ड गैस को शक्तिशाली हथियार के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। ये प्राणघातक आँख, त्वचा और फेफड़े के लिए तथा DNA कोशिकांग सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। प्रयोग में 1 से 6 घंटे में दृष्टिगत होने लगते हैं। अगला आ गया है टेफ्लॉन। क्या है टेफ्लॉन? टेफ्लॉन है पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन एक व्यापारिक नाम है टेफ्लॉन का। ये 1944 में रजिस्टर करवाया था। ये संश्लेषित फ्लोरोपॉलीमर है। इसमें फ्लोरीन अणु पाए जाते हैं। ये टेफ्लॉन फ्लोरीन के बहुलक होते हैं। अगला आता है फुलरीन। ये कार्बन का बहुलक है। जैसे आपने अगर डायमंड देखा हो तो डायमंड जैसे अपरूप है, वैसे फुलरीन भी कार्बन का एक अपरूप ही है, उसी परिवार का है, उसी घर का है। फुलरीन कार्बन परिवार का अपरूप है, जिसमें पूर्ण रूप से कार्बन के अणु संगठित होते हैं। इसमें कार्बन के 60 अणु होते हैं। कितने अणु? 60। इसकी खोज, फुलरीन की खोज राइस विश्वविद्यालय अनुसंधान 1985 में हुई थी। वैज्ञानिक कौन था? रिचर्ड बकमिंस्टर फुलर के नाम से कार्बनिक अपरूप को फुलरीन कहा जाता है। अब इसमें से कौन सा सही प्रयुक्त नहीं हो रहा है?
तो वही लास्ट वाला फुलरीन, आपने पहले ही पढ़ चुके हैं फुलरीन के बारे में सब कुछ। तो फुलरीन युक्त कार्बनिक यौगिक डी, ये ऐसा कुछ नहीं होगा, ये इसके अंदर होगा क्या आपने देखा है, आप फिर से देख लीजिए। ये कार्बन का बहुलक अपरूप होता है जो C16 होता है। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। टेफ्लॉन फ्लोरीन युक्त बहुलक होता है। फ्लोरीन युक्त बहुलक क्या होता है, टेफ्लॉन। इसके बारे में तो आपने खूब पढ़ा है। अभी निम्नलिखित पदार्थों में उनका पहली बार प्रयोगशाला में संश्लेषण कार्यक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब व्यवस्थित करना ठीक नहीं है, आप इसे पढ़ ही लीजिए सही से। अमेरिका में स्थित ड्यूपोंट लेबोरेटरी में 1965 में केवलार का संश्लेषण सर्वप्रथम स्टीफनी कुवोलेक ने सर्वप्रथम फुलरीन की खोज की थी। 1985 में ब्रिटेन के हेरोल्ड डब्ल्यू क्रेटो तथा अमेरिकी वैज्ञानिक रिचर्ड ई स्माइली तथा रॉबर्ट एफ कार्ल जूनियर द्वारा किया गया था। ग्रेफीन को सर्वप्रथम 2004 में मैनचेस्टर विश्वविद्यालय में 2 अनुसंधानकर्ताओं आंद्रे ग्रीम कोवास्या नोस्लेव द्वारा संश्लेषित किया गया था। 2019 में मुंबई स्थित टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान वैज्ञानिक ने नैनो प्रौद्योगिकी की तकनीकी में सुनहरे गोल्ड ब्लैक गोल्ड को प्रयुक्त किया है। अब आगे देखते हैं फुलरीन क्या है। फुलरीन कार्बन का अपरूप है। फुलरीन कार्बन का अपरूप है। इसकी खोज 1965 में प्रोफेसर R.E. स्माइली ने तथा हेराल्ड डब्ल्यू क्रोटो एवं रॉबर्ट एफ कले द्वारा की गई थी, जिसके कारण उन्हें नोबेल पुरस्कार 1996 में मिला था, यानी 27 साल पहले मिला था। फुलरीन का सबसे साधारण रूप बकमिस्टर फुलरीन है। यह एक रवेदार बहुरूप होता है जिसका प्रत्येक अणु 60 कार्बन परमाणु गोलाकार समूह होता है। 60 कार्बन निरूपित करता है। इसके अतिरिक्त C35, C50, C70, C76 आदि फुलरीन छोटे बड़े गोलाकार संरचनाओं में भी पाए जाते हैं। उपयुक्त अन्य विकल्प सही सुमेलित हैं, तो इसलिए इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि फुलरीन एक अपरूप है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं लिखा है। फुलरीन युक्त बहुलक ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। फ्लूरोरिन ऐसा वर्ड ही नहीं है। तो आप इसको देखिए। पायरीन क्या होता है, अग्निशामक। पायरीन अग्निशामक। सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा में। फ्रेयॉन का उपयोग प्रशीतक के उपयोग में किया जाता है। आगे आपको पता चलेगा ये सब चीज़ क्या है। बेंजीन के लिए कौन सा कथन सत्य है? इसमें 6 सिग्मा 6 पाई बंद होते हैं। इसमें 12 सिग्मा 6 पाई बंद होते हैं। तो इसमें सी वाला सही है। इसमें 12 सिग्मा और 3 पाई बंद होते हैं। 12 सिग्मा और 3 पाई बंद बेंजीन में 12 सिग्मा और 3 पाई बंद होते हैं। 12 सिग्मा बेंजीन में 12 सिग्मा और 3 पाई बंद होते हैं। 12 सिग्मा, इसमें 12 सिग्मा और 3 पाई बंद होते हैं। बेंजीन में 12 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड होते हैं। 3 पाई बॉन्ड, 12 सिग्मा और 3 पाई बंद होते हैं। बेंजीन एक हाइड्रोकार्बन है जिसका सूत्र C6
H6 होता है। इसमें 6 कार्बन परमाणु में 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। प्रत्येक कार्बन परमाणु एक बंध से हाइड्रोजन और 2 अन्य निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं से संबद्ध होता है। कार्बन का चौथा बंध युग्म में उपस्थित होता है। इसमें 12 सिग्मा, सिग्मा कुछ ऐसा बनता है 12 सिग्मा और कितने 3 पाई होते हैं, 3 पाई। बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है क्रमशः, फिर से वही 12 सिग्मा, सॉरी गलती है, 12 सिग्मा और 3 पाई, 12 सिग्मा और 3 पाई। CO समूह का क्रम आबद्ध क्या है? 3। CO समूह का क्रम आबद्ध 3 है। CO समूह का क्रम आबद्ध CO समूह का क्रम आबद्ध क्या है? 3। अब आगे आते हैं एल्कोहल। एल्कोहल एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न जैसे CH3OH, C2H5OH, मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल। मेथिल अल्कोहल C3OH, मेथिल अल्कोहल CH3CH2OH, एथिल अल्कोहल। इसको आप अगर ऐसे चाहें C2H5OH ऐसे भी एथिल अल्कोहल लिखा जाता है। आप उसको तोड़ के लिखना चाहें तो CH3CH2OH करके भी लिख सकते हैं एथिल अल्कोहल को। आगे चलते हैं। इनको कई तरह से लिखा जाता है जो आप देख सकते हैं। एन प्रोपिल, प्रोपिल का मतलब 3 कार्बन है, यहाँ पे 3 कार्बन है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, तो प्रोपिल 3 वर्ड आएगा तो प्रोपिल हो जाएगा। तो एन प्रोपिल ये वर्ड लगा है एल्कोहल के लिए, तो एन प्रोपिल एल्कोहल यानी CH3CH2CH होगा। आगे बात करें तो CH3 का होल ट्वाइस CHOH आइसोप्रोपिल एल्कोहल। यहाँ पे भी 3 कार्बन, क्योंकि वो यहाँ ब्रैकेट लगा है तो वो 1 कार्बन टूटेगा तो 1 कार्बन उधर मिल जाएगा, तो आइसोप्रोपिल एल्कोहल है। और CH3CH2 का होल ट्वाइज CH2OH, फिर उसके बाद CH3 का होल ट्वाइज CH2OH। तो पहले में ब्यूटिल एंड ब्यूटिल एल्कोहल, ब्यूटिल का मतलब यहाँ पर 4 कार्बन है, तो एल्कोहल एंड ब्यूटिल एल्कोहल में ब्यूटिल में पहले ये एक C ये हो गया, बाकी 1 C तो ये था ही, साथ में ये 2 C, तो 2 4 हो गए, तो ब्यूटिल शब्द आ गया और एल्कोहल तो ये पहले था ही, तो एन ब्यूटिल पहले लाइन में। उसके बाद आइसोब्यूटिल के लिए आप देख लीजिए, उसके आगे अगर चलेंगे तो एस ब्यूटिल, दूसरे में एस ब्यूटिल एल्कोहल कार्बन की संख्या 4 ही मिलेगी जहाँ ब्यूटिल शब्द आएगा, और इसमें भी कार्बन की संख्या 4। पेंटिल में कार्बन की संख्या 5 मिलेगी। बस यही समझ के आप आगे बढ़ जाइए। मेथिल अल्कोहल मेथेनॉल और कार्बिनॉल। मेथिल अल्कोहल मेथेनॉल और कार्बिनॉल लकड़ी के भंजक आसवन में प्राप्त होते हैं। उसे क्रस्टज स्प्रिट यानी कि वुड स्प्रिट या कस्टजा नेफ्था वुड नेफ्था के नाम से जाना जाता है। मेथिल अल्कोहल विंटर के ग्रीन तेल ऑयल ऑफ
विंटर ग्रीन तेल ऑयल के नाम से जाना जाता है। इनके अन्य नाम सुगंधित तेलों में एस्टर के रूप में होता है। ये विंटर ग्रीन तेल के रूप में मेथिल सैलिसिलेट एस्टर के रूप में उपयुक्त होते हैं। मेथिल अल्कोहल के गुण। मेथिल अल्कोहल रंगहीन, ज्वलनशील, उदासीन। इसका क्वथनांक 64.7 सेंटीग्रेड होता है। इसकी स्प्रिट जैसी गंध होती है। मेथिल अल्कोहल बहुत विषैला होता है। इसको पीने से व्यक्ति अंधा और पागल हो जाता है, साथ में उसकी मृत्यु भी हो जाती है। आगे मेथिल अल्कोहल का उपयोग एथिल अल्कोहल को विकृतीकरण में किया जाता है। एथिल अल्कोहल मीथिल अल्कोहल में मिला देने से वह विषैला हो जाता है, पीने योग्य नहीं रहता। मेथिल अल्कोहल जल में अधिकांश विलायकों में मिश्रणीय होता है। मेथिल अल्कोहल निर्जल कैल्शियम क्लोराइड से संयोग करके क्रिस्टल यौगिक, कौन सा यौगिक? क्रिस्टल यौगिक क्या होता है? कैल्शियम क्लोराइड से संयोग करके क्रिस्टल यौगिक बनाते हैं, जिसे कैसे लिखा जाएगा? CaCl2। तो ये तो हो गया कैल्शियम क्लोराइड डॉट, उसके बाद लगा है C.4CH3OH। तो इसका नाम क्या दिया गया है? मेथिल। अब CH3 जब वर्ड आ गया तो इसका नाम मेथिल हो गया, और OH यानी अल्कोहल, तो आप समझ सकते हैं। तो मेथिल क्या है? इसका नाम मेथिल अल्कोहल। इसका नाम है निर्जल कैल्शियम क्लोराइड द्वारा सुखाया नहीं जा सकता। मेथिल अल्कोहलों के समान गुण प्रदर्शित करते हैं। ये वायु और ऑक्सीजन में हल्की दीप्ति ज्वाला के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं। इनका वाष्प वायु एवं ऑक्सीजन के साथ प्रज्वलित करने पर विस्फोटक जैसा मिश्रण बनाता है। मेथिल अल्कोहल का उपयोग कहाँ होता है? पेंट, वर्निश, सेलुसाइड, चपड़ा आदि को घोलने के विलायक के रूप में किया जाता है। पेट्रोल, मेथिल अल्कोहल मोटर ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है। और कहाँ उपयोग होता है? रंजक मतलब रंगाई में, डाई कंपनी जो होती है कपड़े की रंगाई, ऐसा कुछ। परफ्यूम, औषधि या मेडिसिन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, मेथिल क्लोराइड, मेथिल सैलिसिलेट आदि यौगिकों का निर्माण होता है। मेथिल अल्कोहल का उपयोग मेथिल स्प्रिट बनाने में किया जाता है। मेथिल अल्कोहल एथिल अल्कोहल में प्रयुक्त स्प्रिट या विकृत स्प्रिट कहलाता है। एथिल अल्कोहल विषैला मेथिल अल्कोहल मिला देने पर पीने योग्य नहीं रहता। सिंपल सी बात आपको सिर्फ इतनी समझनी है कि जब भी मेथिल अल्कोहल बहुत ही विषैली चीज़ होती है। एथिल अल्कोहल सिंपल से अगर कहा जाए तो अल्कोहल मतलब आप समझ सकते हैं क्या है, वो तो सिंपल से वही है, लेकिन जब इसमें मेथिल अल्कोहल मिला दिया जाता तो विषाक्त हो जाती है, स्प्रिट जैसी इसमें गंध आती है और ये पीने योग्य नहीं होती है। मेथिल अल्कोहल में 40% जल और मिश्रण में ऑटोमोबाइल्स तथा रेडिएटर के एंटी फ्रीज के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। एथिल अल्कोहल C2H5OH, इसे वाइन कहा जाता है, ग्रेन अल्कोहल कहा जाता है। एथिल अल्कोहल को साधारणतः अल्कोहल कहा जाता है। अल्कोहल आपको जो भी बोला था, कार्बनिक अम्लों के एसिड एस्ट्रो के रूप में फलों, वनस्पतियों, सुगंध तेलों में पाया जाता है। एथिल अल्कोहल सभी प्रकार के शराब का मुख्य अवयव होता है। इसे स्पिरिट ऑफ वाइन कहा जाता है। इसका निर्माण स्टार युक्त पदार्थों की किण्वन द्वारा किया जाता है। यह ग्रेन अल्कोहल कहा जाता है। ग्रेन अल्कोहल क्या होता है? ग्रेन अल्कोहल का नाम आएगा तो आप एथिल अल्कोहल तुरंत बोल दीजिएगा। परिशुद्ध अल्कोहल एब्सोल्यूट अल्कोहल कहा जाता है। 100% एथिल अल्कोहल परिशुद्ध अल्कोहल कहलाता है। परिशुद्ध अल्कोहल परिशोधक स्पिरिट की प्रभाजी आसवन द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि परिशोधित स्पिरिट का प्रभाजी आसवन करने पर स्थिर क्वाथी मिश्रण या
एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बन जाता है। पावर एल्कोहल यानी औद्योगिक एल्कोहल को कहा जाता है। औद्योगिक एल्कोहल को कहा जाता है। बेंजीन की उपस्थिति में पेट्रोल में मिश्रित हो जाता है। पेट्रोल औद्योगिक एल्कोहल में बेंजीन के मिश्रण से मोटर ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ये मिश्रण पावर एल्कोहल के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसका उपयोग मोटर ईंधन के रूप में होता है। एथिल अल्कोहल एथिल अल्कोहल रंगहीन ज्वलनशील, मतलब कि आप इसको डाल के, सिंपल भाषा में अगर आप अल्कोहल को डाल देंगे लकड़ी में आग जलाने के लिए तो बहुत तेज से जलेगी, ज्वलनशील होगी, बस इतना मतलब यही है। इसका क्वथनांक कितना होता है? 78.1 सेंटीग्रेड। इसका स्वाद तीखा होता है, जिसने दारू पी होगी वो जानता होगा। एथिल अल्कोहल जल में तथा अधिकांश कार्बनिक विलायकों में मिश्रणीय होती है। जल के साथ स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाता है जिसमें 95.6% अल्कोहल और 4.4% जल होता है। एथिल अल्कोहल उदासीन यौगिक है। यह जल की पीएच को प्रभावित नहीं करता। यह अम्ल क्षार सूचकों जैसे लिटमस के प्रति उदासीन होता है। एथिल अल्कोहल निम्न को मिलाकर पीने के अयोग्य माना जाता है। उत्तर होगा मीथेनॉल और पिरिडीन। एथिल अल्कोहल में मीथेनॉल और पिरिडीन मिला देने से जहर बन जाता है। इसको पीने वाले व्यक्ति की मौत हो जाती है। उन शराब त्रासदियों में जिनका परिणाम अंधता आदि होता है, अभी आपने देखा कि मेथिल अल्कोहल को 100 बार अंधा होने की बात कही गई थी, तो मेथिल अल्कोहल ही होगा। बात खत्म यहाँ से। निम्नलिखित में से वुड स्प्रिट किसे कहा जाता है? वुड स्प्रिट किसे कहा जाता है? मिथेनॉल या मेथिल अल्कोहल को ही वुड स्प्रिट कहा जाता है। वुड स्प्रिट किसे कहा जाता है? मेथिनॉल और ये दोनों चीज़ एक ही हैं। या फिर मेथिल अल्कोहल को वुड स्प्रिट कहा जाता है। शक्कर के किण्वन से एथिल अल्कोहल मिलता है। शक्कर के किण्वन से, जो भी ग्रेन वाला होता है, आपने भी देखा ना कि कुछ भी जैसे गेहूं के ग्रेन से जो भी बनता है, दारू जो बनाने की प्रक्रिया होती है वो किण्वन के द्वारा होती है और इसे एथिल अल्कोहल कहा जाता है। ग्लूकोज और फ्रैक्टोज से बनी शर्करा जिसका आणविक सूत्र C12H22O11 इथाइल अल्कोहल होता है। आणविक सूत्र फ्रैक्टोज का आणविक सूत्र है। ग्लूकोज और फ्रैक्टोज का आणविक सूत्र है ये। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदला जा सकता है? जाइमेज। ये देख लीजिए, जाइमेज एंजाइम को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित जाइमेज एक एंजाइम होता है। जाइमेज एक एंजाइम होता है जो ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में बदल देता है। कौन से एंजाइम? जाइमेज। ध्यान रखिएगा, जाइमेज ये एंजाइम है जो अभिक्रिया को, और ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज का सूत्र आप देख लीजिए C6H12O6, जो कि जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में एथेनॉल बन जा रहा है और 2 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के बगल में हो जा रहे हैं। मोलेसेस यानी सीरा किसके उत्पादन के अंतिम कच्चा माल होता है? उत्तर होगा अल्कोहल। सीरा जो होता है अल्कोहल का कच्चा माल होता है।
सीरा, अब सिंपल भाषा में जो ये ग्लूकोज है या फ्रैक्टोज है इसे सीरा ही कहा जाएगा। शराब एक अल्कोहल पेय है जो भिन्न भिन्न पदार्थों के किण्वन से बनाया जाता है। इसमें अल्कोहल की मात्रा बहुत अधिक होती है। बियर, शैंपेन, साइडर, पोर्ट, शेरी, विस्की, ब्रांडी, रम, जिन आदि में प्रमुख मात्रा में ये पाए जाते हैं। बियर में अल्कोहल की मात्रा सबसे कम होती है। अब यहाँ आप देख सकते हैं किसमें कितने अल्कोहल की मात्रा होती है। रम की बात करें तो इसमें अल्कोहल की मात्रा होती है 100% एब्सोल्यूट अल्कोहल कोई नहीं पीता। अब मैक्सिमम मात्रा जो है वो आपके सामने है। रम में सबसे ज़्यादा होती है जो 45 से 55% होती है। इसका कच्चा माल सीरा होता है। उसके बाद आती है ब्रांडी जिसमें 40 से 50% होता है, ये अंगूर की बनती है। विस्की 40 से 50, जौ। बियर 3 से 4% होता है, जौ। शैंपेन 10 से 15%, अंगूर। साइडर 2 से 6%, सेब। तो सबसे कम अगर अल्कोहल किसी में पाया जाता है तो साइडर, सबसे ज़्यादा रम। अगला जौ। जौ को अंकुरित बीजों के किण्वन से शराब जो बनती है उसे क्या कहा जाएगा? बियर। आपने जौ वाला देखा था ना अभी, तो जौ के अंकुरण से जो बीज बनता है उसे क्या बोला जाता है? बियर। और 2016 के आरो यारो में ये क्वेश्चन आ चुका है। जौ के अंकुरण से क्या बनता है? बियर। जौ के अंकुरण से बनती है बियर। जौ से बियर। एक बार इसको फिर से देख लीजिए, क्या पता कोई अंकुरण आपको भी पूछा जाए। रम किससे बनती है? सीरा से। अल्कोहल 40 से 45%। ब्रांडी किससे बनती है? अंगूर से। ब्रांडी और शैंपेन अंगूर से बनती है। ऐसे याद रखा जा सकता है कि ब्रांडी और शैंपेन, ब्रांडी और शैंपेन अंगूर से बनती है। और जौ से कौन सी बनती है? विस्की और बियर जौ से बनती है। विस्की, बियर जौ से बनती है। विस्की, बियर जौ से बनती है। रम इसकी अलग ही प्रजाति है। रम बनती है शीरा से, वही सीरा, वो फ्रैक्टोज वाला, सीरा से। और फिर उसके बाद साइडर, सेब। बस हो गया। अब आगे चलते हैं। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए किस फिल्टर पेपर का प्रयोग होता है? इसका नाम याद ही कर लीजिएगा आप। बिहार में अगर पेपर दे रहे हैं तो बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। यहाँ पर इसका आणविक सूत्र भी दिया हुआ है। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने की सांस की जांच के लिए ब्रेथ एनालाइजर, क्या होता है? ब्रेथ एनालाइजर व ब्रीथ एनालाइजर का उपकरण का प्रयोग किया जाता है। इस उपकरण के माध्यम से किसी संदेशपद व्यक्ति की सांस यानी इनहेल्ड ब्रीथ को पता किया जाता है। और इसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है, मतलब पोटेशियम पोटेशियम, एक मिनट, पोटेशियम K2Cr2O7। इसके साथ इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल भी होता है, H2SO4। पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड इसमें होता है। अब आते हैं अगले चैप्टर पे जिसका नाम है बहुलक, पॉलीमर। और ये चैप्टर बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। बहुलक, वस्तुतः बहुलक 4 मुख्य उद्योग प्लास्टिक, प्रत्यास्थ बहुलकों, रेशों, पेंट्स, वर्निश के प्रमुख आधार हैं। स्रोत के आधार पर बहुलक 3 संवर्ग में बांटे गए हैं।
अब देखते हैं ये कौन कौन से 3 संवर्ग हैं। पहला है प्राकृतिक बहुलक। ये बहुलक पादपों और जंतुओं में पाए जाते हैं, जैसे प्रोटीन, सेलुलोज, स्टार्च और रबड़। और अगर आपको एक और बात, जंतुओं में ऊर्जा जो संचित होती है वो ग्लाइकोजन के रूप में होती है, और पौधों में स्टार्च के रूप में। आगे चलते हैं। अर्ध संश्लेषित बहुलक जो है वो सेलुलोज के व्युत्पन्न होते हैं। सेलुलोज का व्युत्पन्न मतलब सेलुलोज से ही बने होते हैं, जैसे सेलुलोज एसीटेट यानी रियोन, सेलुलोज नाइट्रेट, इसके कुछ उदाहरण है। ये अर्ध संश्लेषित बहुलक में आते हैं। अब संश्लेषित बहुलक जो होते हैं वो कौन कौन से हैं? विभिन्न प्रकार के संश्लेषित बहुलक हैं, जैसे प्लास्टिक, पॉलीथीन, संश्लेषित रेसे यानी नायलॉन 66, इसका नाम है नायलॉन 66। संश्लेषित रबड़ यानी ब्यूना एस बोला जाता है, ब्यूना एस। मानव निर्मित ये सारे बहुलक हैं। आपने पहले देखा कि प्रकृति रूप में जो पाए जाने वाले बहुलक कौन कौन से हैं, इनके नाम ही ऐसे हैं कि जिनको आप बहुत जल्दी से आसानी से समझ जाएंगे कि अगर प्राकृतिक बहुलक पूछ भी लेता है तो इसमें प्रोटीन होगा, हमारे बॉडी में होती है, तो प्रकृति ने ही दी है, हम लोगों ने तो इसे बनाया नहीं। सेलुलोज ये पौधों में जो हरे पौधे होते हैं, जो हरे पौधे खाने वाले जंतु होते हैं, उसमें सेलुलोज होती है, प्रोटीन के फॉर्म में होती है। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में होती है, स्टार्च और रबड़। इसके बाद अर्ध संश्लेषित में क्या आएगा? सेलुलोज के व्युत्पन्न, जो सेलुलोज से बनती है, सेलुलोज एसीटेट यानी जिसे रेयॉन बोला जाता है, और सेलुलोज नाइट्रेट। उसके बाद अगला संश्लेषित में आप एक बार देख लीजिए विभिन्न प्रकार के संश्लेषित बहुलक, जैसे प्लास्टिक, पॉलीथीन, संश्लेषित रेसे नायलॉन 66, संश्लेषित रबर ब्यूना एस नामक निर्मित बहुलकों के उदाहरण है। वह प्रक्रम जिसमें बड़ी संख्या में सरल अणु एक दूसरे से सहयोग करके उच्च अणु भार एक बृहद अणु लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं, बहुलीकरण कहते हैं, जिसे पॉलीमराइजेशन कहा जाता है, तथा इस प्रक्रम के फलस्वरूप बने उच्च अणु भार यौगिक को बहुलक कहा जाता है। जिन सरल अणुओं के संयोजन से बहुलक बनते हैं उन्हें एकलक बोला जाता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के मुख्य निम्नलिखित बहुलक हैं। अब नंबर 1 से शुरू करते हैं। पॉलीएथिलीन या पॉलीथीन एथिलीन का उच्च बहुलक है। अब बात करते हैं पॉलीएथिलीन। ताप सुनम्य प्लास्टिक, यह विद्युत अचाल्य होती है, नम्य जल प्रतिरोधी होती है। इसका उपयोग पैकिंग के लिए होता है, जल के बचाव के लिए, फिल्में, सीटें बनाने के लिए होता है। क्या नाम है इसका? पॉलीएथिलीन या सुनम्य प्लास्टिक। इसे थर्मोप्लास्टिक कहा जाता है। इसको ध्यान से देख लीजिए। पॉलीएथिलीन ताप सुनम्य प्लास्टिक, यह विद्युत अचालक, नम्य, जल प्रतिरोधी होते हैं। विद्युत अचालक होते हैं, इसमें विद्युत का प्रवाह कुछ भी नहीं होता। जल का भी प्रतिरोधी होती है, क्योंकि वैसे भी पॉलीथीन जल की प्रतिरोधी ही होती है, उसमें पानी कहाँ पास होता है। इसका उपयोग पैकिंग के लिए, जल से बचाव के लिए, फिल्में व सीटें बनाने के लिए होता है। फिल्में और सीटें बनाने के लिए किसका उपयोग? पॉलीएथिलीन का प्रयोग कहाँ होता है? अब ध्यान रखिएगा। अगला टेफ्लॉन यानी कि पॉलीटेट्राफ्लूरोएथेन यानी PTFE, पॉलीटेट्राफ्लूरोएथिलीन, जिसे टेफ्लॉन कहा जाता है। पॉलीटेट्राफ्लूरोएथेन
फ्लोरोएथिलीन एक उच्च बहुलक है। क्या है? उच्च बहुलक। टेफ्लॉन रासायनिक रूप से निष्क्रिय ऊष्मारोधी बहुलक होता है, मतलब कि इसमें ऊष्मा नहीं आ सकती। इसका गलनांक 330 सेंटीग्रेड होता है। इसका गलनांक 330 सेंटीग्रेड होता है टेफ्लॉन का। पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन इसका नाम होता है। अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, इसमें क्या होता है? टेफ्लॉन पर सांद्र नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक्वेरेजिया सांद्र हाइड्रोजन ऑक्साइड के विलयन पर उच्च ताप पर कोई प्रभाव नहीं होता। टेफ्लॉन का उपयोग सांद्र अम्लों व दाहक द्रवों को भरने के उपयोग में होता है। रासायनिक पदार्थ के प्रति अस्थायी वस्तुएं जैसे गैसकेट के रूप में इसका प्रयोग होता है। इसके साथ ही सील आदि बनाने में इसका प्रयोग होता है। इसका उपयोग इंसुलेटिंग पदार्थ के रूप में होता है। टेफ्लॉन का पृष्ठ बहुत चिकना होता है, उससे कोई वस्तु नहीं चिपकती। इस गुण के कारण इसे कुकिंग के बर्तनों पर टेफ्लॉन का लेप लगाया जाता है। समझ में अगर नहीं आया तो एक बार इसको फिर से पढ़ा सुनिए। टेफ्लॉन रासायनिक रूप से निष्क्रिय एवं ऊष्मा प्रतिरोधी बहुलक है। इसका गलनांक 330 सेंटीग्रेड होता है। टेफ्लॉन पर सांद्र नाइट्रिक अम्ल यानी कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक्वेरेजिया सांद्र यानी कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन आदि पर उच्च ताप पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। टेफ्लॉन का उपयोग सांद्र अम्लों व दाहक द्रवों को भरने की गेंद बनाने में तथा ऊष्मा व रासायनिक पदार्थों के प्रति अस्थायी वस्तुएं जैसे गैसकट की सील बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग इंसुलेटिंग पदार्थ के रूप में भी होता है। टेफ्लॉन का पृष्ठ बहुत चिकना होता है, उससे कोई वस्तु नहीं चिपकती। इसके गुण के कारण इसे कुकिंग के बर्तनों पर टेफ्लॉन की कोटिंग के लिए होता है। अब पीवीसी की बात की जाए। पीवीसी यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड विद्युत अचालक, नम जलरोधी। इसका उपयोग प्लास्टिक के पाइप, ग्रामोफोन, रिकॉर्ड, हैंडबैग, रेनकोट, जलरोधी पर्दे, वाटरप्रूफ वस्तुएं, चप्पलें, खिलौने, डिब्बे, बाल्टियां आदि के रूप में उपयोग में होता है। क्या है? पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या नाम है इसका? पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड विद्युत अचालक, नम्य प्रतिरोधी। इसका उपयोग प्लास्टिक की पाइप बनाने में, ग्रामोफोन बनाने में, रिकॉर्ड, हैंडबैग, खिलौने और क्या, बाल्टियाँ बनाने में प्रयोग होता है। फिर से देखिए, पॉलीविनाइल क्लोराइड विद्युत अचालक, नम्य प्रतिरोधी है। इसका उपयोग प्लास्टिक के पाइप के रूप में, ग्रामोफोन, रिकॉर्ड में, हैंडबैग में, रेनकोट में, जलरोधी पर्दे, अन्य वाटरप्रूफ वस्तुएं, चप्पलें, खिलौने, डिब्बे, बाल्टी आदि बनाने में प्रयुक्त होता है। इसको कई बार आप देख लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी यानी कि क्लोराइड का बहुत उच्च बहुलक होता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड विद्युत अचालक होता है, नम्य व जलरोधी होता है। इसका उपयोग प्लास्टिक की पाइप, ग्रामोफोन, रिकॉर्ड, हैंडबैग, रेनकोट, जलरोधी पर्दे, वाटरप्रूफ वस्तुएं, चप्पलें, खिलौने, डिब्बे, बाल्टियां आदि बनाने में होता है। अगला आता है नियोप्रीन या पॉलीक्लोरोपीन। नियोप्रीन एक उच्च बहुलक है या एक कृत्रिम रबर है। इसका उपयोग क्या बनाने में होता है? पाइप बनाने में किसका प्रयोग होता है? नियोप्रोपीन। पाइप बेल्ट बनाने में इसका प्रयोग होता है। नियोप्रीन का उपयोग किस चीज़ में होता है? नियोप्रीन का उपयोग पाइप बेल्ट बनाने में होता है। पाइप बेल्ट
बनाने में होता है। पाइप बेल्ट बनाने में इसका उपयोग होता है। नियोप्रीन का उपयोग बेल्ट बनाने में किया जाता है। अब कुछ खास आगे बढ़ते हैं। प्लास्टिक रबड़ के बहुलक कौन से हैं? प्राकृतिक रबड़ के बहुलक क्या हैं? उत्तर होगा आइसोप्रीन। आइसोप्रीन क्या है? प्राकृतिक रबड़ का बहुलक है। बहुलीकरण वह अभिक्रिया है जिसमें एक प्रकार के अधिक अणु आपस में जुड़कर कोई अधिक अणु भार वाला बड़ा अणु बनाते हैं। पॉलीमर या बहुलीकरण कहा जाता है। भाग लेने वाले अणुओं को एकलक एवं उत्पाद में बहुलीकरण कहा जाता है। आइसोप्रीन प्राकृतिक बहुलक है। आइसोप्रीन क्या है? प्राकृतिक बहुलक है। आइसोप्रीन रंगीन द्रव है जो पेट्रोलियम के भंजक के आसवन में किया जाता है। पेट्रोलियम के भंजक के आसवन में आइसोप्रीन का उपयोग किया जाता है। आगे देखिए, प्राकृतिक रबड़ निम्न में से एक बहुलक बताइए। प्राकृतिक रबड़ कौन सी है? उत्तर होगा आइसोप्रीन। आइसोप्रीन किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबड़ है, जिसका सूत्र C2 डबल बॉन्ड CH3 क्यूब CH डबल बॉन्ड CH2। ये क्या है? आइसोप्रीन है। ये एक रबड़ बहुलक है। अगला, प्राकृतिक रबड़ के रूप में किसका प्रयोग होता है? प्राकृतिक रबड़ के रूप में किसका प्रयोग होता है? आइसोप्रीन का। आइसोप्रीन का उपयोग प्राकृतिक रबड़ के रूप में होता है। प्राकृतिक रबड़ क्या है? आइसोप्रीन। आइसोप्रीन प्राकृतिक रबड़ है। आइसोप्रीन प्राकृतिक रबड़ है। आइसोप्रीन प्राकृतिक रबड़ है। निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है? उत्तर होगा नायलॉन। नायलॉन प्राकृतिक बहुलक नहीं है, ये कृत्रिम है। इसका उपयोग ऊन, रेशम, चमड़ा सभी प्राकृतिक बहुलक है, जबकि नायलॉन प्राकृतिक बहुलक नहीं है। नायलॉन प्राकृतिक बहुलक नहीं है। निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक है? उत्तर होगा रेशम। रेशम प्राकृतिक बहुलक है जो प्रकृति द्वारा बनाया जाता है। निम्न में से कौन सा एक गैर सेल्यूलोजी रेशे का उदाहरण है? उत्तर होगा नायलॉन। रेयॉन, कॉटन, सन जूट, लिनिन आदि सेल्यूलोज के बने होते हैं। क्या? रेयॉन, कॉटन, सन जूट, लिनिन ये सेल्यूलोज से बने होते हैं, जबकि नायलॉन, पॉलिस्टर आदि एक से गैर सेल्यूलोजी होते हैं। निम्न में से कौन सा बहुलक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? उत्तर होगा नियोप्रीन। नियोप्रीन थर्मोप्लास्टिक नहीं है। नियोप्रीन एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है। नियोप्रीन क्लोरोप्रीन का उच्च बहुलक है। ये एक प्राकृतिक कृत्रिम रबड़ है। इसका उपयोग पाइप बेल्ट बनाने में किया जाता है। निम्न में से कौन सा बहुलक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? उत्तर होगा नियोप्रीन। निम्नलिखित में कौन सा बहुलक नहीं है? उत्तर होगा घी। घी जो है ये बहुलक नहीं है, बाकी सब बहुलक है। निम्न में से किसका उपयोग पॉलीथीन बनाने में होता है? पॉलीथीन बनाने में किसका प्रयोग होता है? पॉलीथीन बनाने में एथिलीन के बहुलक द्वारा बनाया जाता है। पॉलीथीन एथिलीन का बहुलक होता है। प्लास्टिक में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? उत्तर होगा पॉलीएथिलीन प्लास्टिक में होती है। पॉलीथीन एथिलीन प्लास्टिक में होती है। निम्न में से कौन सा बहुलक बुलेट
प्रूफ वस्त्र बनाने में किया जाता है। बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने के लिए पॉलीएमाइड का उपयोग किया जाता है। पॉलीएमाइड का उपयोग बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में किया जाता है। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण के लिए पैराफिनिल टेरेफ्लुमाइड या पॉलीएमाइड का उपयोग किया जाता है। नामक बहुलक का प्रयोग किया जाता है। ये एक सिंथेटिक फाइबर है। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित कौन सा बहुलक प्रयोग होता है? उत्तर होगा पॉलीएमाइड, जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा है। पॉलीएमाइड बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए पॉलीएमाइड का उपयोग होता है। बुलेट प्रूफ बनाने के लिए पॉलीएमाइड का प्रयोग किया जाता है। पॉलीएमाइड का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने के लिए किया जाता है? उत्तर होगा पॉलीकार्बोनेट। बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तर होगा केवलर। केवलर का प्रयोग बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किया जाता है। केवलर का उपयोग बुलेट प्रूफ जैकेट को बनाने में किया जाता है। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में केवलर नामक बहुलक का प्रयोग किया जाता है। केवलर एक सिंथेटिक फाइबर है। ये पॉलीपैराफिलीन टेरेफ्लोलेमाइड का ट्रेडमार्क है। निम्नलिखित में कौन सा बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयोग में लाया जाता है? उत्तर होगा लैमिनेटेड पटलित यानी कांच। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में लैमिनेटेड पटलित कांच का प्रयोग किया जाता है। बुलेट प्रूफ जैकेट को बनाने के लिए बुलेट प्रूफ कांच मूल रूप से साधारण कांच के अनेक परतों के बीच पॉलीकार्बोनेट की एक परत डालकर बनाया जाता है। ये आमतौर पर लैमिनेशन कहा जाता है। लैमिनेशन कांच बुलेट प्रूफ जैकेट के रूप में प्रयोग होता है। आगे देखते हैं केवलर और लेक्सान बहुलकों का उपयोग बुलेट प्रूफ शीशा, डीवीडी, किचन के बर्तन आदि में बनाने में किया जाता है। जबकि ग्लिप्टॉल एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। इसमें तन्यता नहीं होती, इसलिए इसका इस्तेमाल पेंट बनाने में किया जाता है। इस पर ध्यान दीजिए। आइसोप्रोपिन क्या है? आइसोप्रोपिन आप जानते हैं एक प्राकृतिक बहुलक है जो रबर के वृक्ष लैक्टिस से प्राप्त होती है। कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त रबर को संश्लिष्ट रबर कहा जाता है। संश्लिष्ट रबर के उदाहरण में पॉलीस्टाइरीन, ड्यूरीन रबर, नियोप्रीन रबर, थैलकॉइड रबर होते हैं। जबकि थायोकॉल रबर, पॉलीएथिलीन, टेफ्लॉन, डेक्रॉन बहुलक के उदाहरण हैं। पॉलीएथिलीन का बहुलक है। आगे देखते हैं टेफ्लॉन का साधारण नाम क्या है? उत्तर होगा पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। टेफ्लॉन का साधारण नाम क्या है? पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन एक संश्लेषित फ्लोरो बहुलक है। इसका साधारण नाम टेफ्लॉन है। पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन फ्लोरो बहुलक है। घनत्व 2.2 ग्राम प्रति cm³ होता है। इसका गलनांक 273 सेंटीग्रेड होता है। और इसका प्रयोग कहाँ पे होता है?
टेफ्लॉन का प्रयोग, इसका उपयोग मुख्यतः बर्तन पर चिपकने वाली सतह के रूप में, नॉन स्टिक के रूप में टेफ्लॉन का उपयोग होता है। नॉन स्टिक जो बर्तन होते हैं वहाँ पे टेफ्लॉन यानी कि पॉली टेट्राफ्लूरोएथिलीन टेफ्लॉन का प्रयोग होता है। पॉलीटेट्राएथिलीन एक संश्लेषित फ्लूरो बहुलक है। इसका साधारण नाम टेफ्लॉन है। पॉलीटेट्राफ्लूरोएथिलीन एक ठोस फ्लोरोकार्बन है। इसका घनत्व 2.2 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है। इसका गलनांक 337 होता है। ये एक अनेक कार्यों के लिए उपयोगी होता है। इसका प्रयोग बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में होता है, जिसे नॉन स्टिक कहा जाता है। नॉन स्टिक वर्ड अगर आएगा तो टेफ्लॉन जरूर देख लीजिएगा। नॉन स्टिक बर्तन पे जो चिपकने के लिए रोकने के नॉन स्टिक वर्ड आएगा, नॉन स्टिक वर्ड आएगा तो आप वहाँ पे टेफ्लॉन वाला सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। नॉनस्टिक फ्राइंग कढ़ाई के में लगा लेप क्या होता है? नॉनस्टिक फ्राई कढ़ाई में कौन सा लेप लगा होता है? उत्तर होगा टेफ्लॉन। आगे बढ़ते हैं। नॉनस्टिक फ्राइंग कढ़ाई में क्या होता है? उत्तर होगा टेफ्लॉन। आगे, निम्नलिखित बहुलक में किसका उपयोग ना चिपकने वाली कढ़ाई में होता है? उत्तर होगा टेफ्लॉन का। टेफ्लॉन का उपयोग ना चिपकने वाली कढ़ाई के रूप में होता है। बहुलक जो विशेषता बर्तन पर ना चिपकने की सतह पर प्रयोग होता है, उत्तर होगा टेफ्लॉन। क्या उत्तर होगा? टेफ्लॉन। सॉरी, टेफ्लॉन। अगला, टेफ्लॉन निम्नलिखिट में से किसका बहुलक है? तो टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक है। किसका बहुलक है? टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक क्या है? टेफ्लॉन। टेफ्लॉन क्या है? फ्लोरोकार्बन है। आप फ्लोरो वर्ड सुने हैं ना, तो वही आप जोड़ सकते हैं कि फ्लोरोकार्बन है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग बर्तन को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है? चमकीला बनाने के लिए जिंक ऑक्साइड वर्ड आएगा। यहाँ पे बर्तन को चमकीला नहीं बनाया जाता था, इसको आप देख लीजिए एक बार। ना चिपकने के लिए उपयोग में लिया जाता था, तो वहाँ टेफ्लॉन था। अब चमकीला शब्द आया है तो वहाँ पे पूरा मतलब ही बदल गया है, और इसके लिए उपयोग होगा जिंक ऑक्साइड का। बर्तन को चमकीला बनाने के लिए किसका प्रयोग होता है? जिंक ऑक्साइड का। जिंक ऑक्साइड का प्रयोग बर्तन को चमकीला बनाने के लिए होता है। जो वस्तुओं को चमकीला बनाने के लिए होता है, वस्तुओं को चमकीला बनाने में इस्तेमाल होने वाले अन्य ऑक्साइड इस प्रकार हैं: सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड का प्रयोग बर्तनों को चमकाने के लिए होता है। जिंक ऑक्साइड का प्रयोग बर्तनों को चमकाने के लिए होता है। निम्नलिखित में कौन सा पॉलीमर नहीं है? उत्तर होगा कैप्रोलेक्टम। कैप्रोलेक्टम एक कार्बनिक यौगिक है जिसका सूत्र है CH2, जिसका होल 5 है, C ब्रैकेट में ONH। यह एक नायलॉन के कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। नायलॉन के कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है? कृत्रिम पदार्थ नहीं है, उत्तर होगा A, फाइब्रोइन एक पदार्थ है। ये अविलेय प्रोटीन है जो कि रेशम तंतुओं के घटक हैं। कृत्रिम पदार्थ नहीं है, वो होगा कौन सा? फाइब्रोइन। निम्नलिखित में से किसका निर्माण फिनोल का प्रयोग होता है? उत्तर होगा बैकलाइट। 1907 में बैकलाइट को फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया के फलस्वरूप बनाया गया था। फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड की बैकलाइट को फिनोल और
फॉर्मेल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड से अभिक्रिया करके बनाया गया था फिनाइल और फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया के द्वारा बनाया गया था किसको? बैकलाइट को फिनाइल और फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया द्वारा बनाया गया था। फिनाइल और फॉर्मेल्डिहाइड फिनाइल और फॉर्मेल्डिहाइड दिमाग में डाल दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैकलाइट एक आरंभिक प्लास्टिक है। इसका रासायनिक सूत्र पॉलीऑक्सी बेंजोइल मेथिल ग्लाइको एनहाइड्रेट या थर्मोसिटिंग फिनाइल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन होता है। ये थर्मोसिटिंग फिनाइल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन होता है जो फिनाइल और फॉर्मेल्डिहाइड से संघनित होकर बनता है। इसकी खोज 1907 और 1909 में बेल्जियम के रसायनज्ञ लियो बैकलैंड ने की थी। निम्नलिखित में कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं है मतलब कि जो नेचर में नहीं पाया जाता, जिसको बनाया जाता है? तो उत्तर आप अपने आप से सोच लीजिए। खैर उत्तर पीवीसी है, क्योंकि इसको मानव द्वारा बनाया जाता। बाकी सेलुलोज प्रोटीन ये ईश्वर द्वारा बनाई चीज़ें हैं। उत्तर डी ही है। 2017 का क्वेश्चन है। जैव निम्नीकृत यानी कि बायोडिग्रेडेबल बहुलक विखंडन जैविक प्रक्रियाओं द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित तरीके से हो जाता है। सेलुलोज, स्टार्च और प्रोटीन निम्न है। पीवीसी निम्नकृत बहुलक नहीं है। अब इस पूरे चैप्टर को एक बार दोहरा लीजिए, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जल्दी कहाँ से शुरू हो रहा है? हाँ, बहुलक। वस्तुतः बहुलक 4 मुख्य उद्योगों जैसे प्लास्टिक, प्रत्यास्थ बहुलकों, रेशों एवं पेंट्स तथा वर्निश के लिए मुख्य आधार है। स्रोतों के आधार पर बहुलक 3 उप संवर्ग हैं। प्राकृतिक बहुलक, ये बहुलक पादप एवं जंतुओं में पाए जाते हैं। प्रोटीन, सेलुलोज, स्टार्च एवं रबर। अर्धसंश्लेषित बहुलक सेलुलोज व्युत्पन्न जैसे सेलुलोज एसीटेट, रेयॉन, सेलुलोज नाइट्रेट इनके कुछ उदाहरण हैं। संश्लेषित बहुलक में विभिन्न प्रकार के संश्लेषित बहुलक हैं, जैसे प्लास्टिक, पॉलीथीन, संश्लेषित रेसे, नायलॉन 66 संश्लेषित रेसे होते हैं। और संश्लेषित रेसे की बात की जाए तो नायलॉन 66, ध्यान दीजिएगा कि संश्लेषित रेसे की बात की जाएगी तो नायलॉन 66 आएगा। नायलॉन 66 संश्लेषित रेसे हैं। और संश्लेषित रबर की बात आ जाएगी। संश्लेषित रबर की बात अगर आ रही है तो आंसर होगा ब्यूना एस। संश्लेषित रबर ब्यूना एस, संश्लेषित रेशा नायलॉन 66 होगा। आगे चलते हैं। वह प्रक्रम जिनसे बड़ी संख्या में सरल अणु एक दूसरे से संयोग करके उच्च अणु भार वाला एक बृहत अणु बनाते हैं, बहुलीकरण कहलाता है। बहुलीकरण वह प्रक्रम है जिसके फलस्वरूप बने उच्च अणु भार की यौगिक बहुलक यानी पॉलीमर कहते हैं। जिन सरल अणुओं के संयोजन से बहुलक बनता है उसे एकलक कहते हैं। एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के मुख्य बहुलक इस प्रकार से पॉलीएथिलीन से पॉलीथीन एथिलीन का उच्च बहुलक है। पॉलीएथिलीन ताप सुनम्य प्लास्टिक यानी थर्मोप्लास्टिक है। ये विद्युत अचालक, नम्य तथा जलरोधी है। इसका उपयोग पैकिंग के लिए किया जाता है। थर्मोप्लास्टिक है, ध्यान रखिएगा, किया जाता है। टेफ्लॉन पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन, टेफ्लॉन
टेफ्लॉन एथिलीन का एक बहुलक है। टेफ्लॉन रासायनिक रूप से निष्क्रिय एवं उष्मारोधी बहुलक है। इसका गलनांक 330 सेंटीग्रेड होता है। टेफ्लॉन एक सांद्र नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक और एक्वारेजियन सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन आदि का उच्च दाब पर कोई भी प्रभाव नहीं होता। टेफ्लॉन का उपयोग सांद्र अम्लों एवं दाहक द्रवों को भरने के केन के बनाने में किया जाता है। रासायनिक पदार्थ के प्रति अस्थायी वस्तुएं जैसे गैस, काट, सील आदि बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग इंसुलेटिंग पदार्थ के रूप में होता है। टेफ्लॉन का पृष्ठ बहुत चिकना होता है, इससे कोई वस्तु चिपकती नहीं है। इस गुण के कारण कुकिंग के बर्तनों में टेफ्लॉन का लेप लगाया जाता है। पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड विद्युत अचालक, नम्य, जलरोधी। इसका उपयोग प्लास्टिक के पाइप, ग्रामोफोन, रिकॉर्ड, हैंडबैग, रेनकोट, जलरोधी पर्दे, वाटरप्रूफ वस्तुएं, चप्पलें, खिलौने, डिब्बे, बाल्टियां आदि बनाने में किया जाता है। नियोप्रीन। नियोप्रीन क्लोरीन का एक उच्च बहुलक है। इसका प्रयोग कृत्रिम रबड़ में होता है। नियोप्रीन क्या है? पॉलीक्लोरीन का एक उच्च बहुलक है। इसका उपयोग रबड़ में होता है। ब्यूना एस भी रबड़ है और क्या? नियोप्रीन भी रबड़ है। आगे देखते हैं। प्राकृतिक रबर है, इसका नाम क्या है? आइसोप्रीन। आइसोप्रीन प्राकृतिक रबर है। आइसोप्रीन प्राकृतिक रबर है। आइसोप्रीन क्या है? प्राकृतिक रबर है। बहुलीकरण वह प्रक्रिया जिसमें एक ही प्रकार के एक से अधिक अणु आपस में जुड़कर कोई अधिक अणु भार वाला अणु बनाते हैं। बहुलीकरण में भाग लेने वाले अणुओं को एकलक एवं उत्पाद को बहुलक कहा जाता है। आइसोप्रीन प्राकृतिक रबर का बहुलक है। आइसोप्रीन रंगीन द्रव जो पेट्रोलियम के भंजक के आसवन से प्राप्त होता है। अगला, प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से एक है। उत्तर होगा आइसोप्रीन। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? उत्तर होगा आइसोप्रीन। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? उत्तर होगा आइसोप्रीन। निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है? उत्तर होगा नायलॉन। नायलॉन, ऊन, रेशम, चमड़ा सभी प्राकृतिक बहुलक है। नायलॉन प्राकृतिक बहुलक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बहुलक प्राकृतिक बहुलक है? उत्तर होगा रेशम। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ गैर सेलुलोजी रेशे का उदाहरण है? उत्तर होगा नायलॉन। नायलॉन, कॉटन, सन, जूट, लिनन, उत्तर होगा नायलॉन। और रेयॉन, कॉटन, सन, लिनन और सेलुलोज के बने हैं, जबकि नायलॉन, पॉलिस्टर आदि एक गैर सेलुलोजी। नायलॉन जो पॉलिस्टर होता है ये गैर सेलुलोजी रेशे होते हैं जो कि मानव निर्मित होते हैं, यानी कृत्रिम, आर्टिफिशियल। निम्न से कौन सा बहुलक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? पॉलीथीन तो थर्मोप्लास्टिक है, टेफ्लॉन भी थर्मोप्लास्टिक है, पॉलीस्टीरीन भी थर्मोप्लास्टिक है, लेकिन नियोप्रीन जो है ये थर्मोप्लास्टिक नहीं है। नियोप्रीन क्लोरोपीन का उच्च बहुलक है। इसका उपयोग कृत्रिम रबर बनाने में होता है। इसका उपयोग पाइप बेल्ट बनाने में होता है। एक ब्यूना एस और एक नियोप्रीन, इनका कृत्रिम रबर बनाने में होता है और ये थर्मोप्लास्टिक बहुलक है नहीं है। ये थर्मोप्लास्टिक बहुलक नहीं है। टेफ्लॉन, नियोप्रीन और पॉलीस्टीरीन थर्मोप्लास्टिक है। टेफ्लॉन, नियोप्रीन, पॉलीस्टीरीन थर्मोप्लास्टिक है। टेफ्लॉन, पॉलीथीन और पॉलीस्टीरीन थर्मोप्लास्टिक है, लेकिन नियोप्रीन थर्मोप्लास्टिक नहीं। इसका उपयोग पाइप बेल्ट और कृत्रिम रबर बनाने में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक नहीं है? उत्तर होगा घी। निम्न में से किसका उपयोग पॉलीथीन के संश्लेषण में होता है? उत्तर होगा एथिलीन या पॉलीथीन बनाने में होता है। प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? उत्तर होगा पॉलीएथिलीन। पॉलीएथिलीन प्लास्टिक से उत्पन्न वाली गैस। प्लास्टिक से उत्पन्न होने वाली गैस कौन सी है? पॉलीएथिलीन। निम्न में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में किया जाता है? पॉलीएमाइड। बुलेट प्रूफ जैकेट के लिए पॉलीएमाइड या फिर पॉलीपैराफिनिलीन जेरेप्थोथैलेमाइड होता है। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्न में से कौन सा बहुलक प्रयोग में लाया जाता है? उत्तर होगा पॉलीएमाइड। निम्न में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में होता है? तो इसका आंसर होगा पॉलीकार्बोनेट। बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट बहुलक का प्रयोग होता है। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किसका प्रयोग होता है? केवलर का। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में केवलर नामक बहुलक का प्रयोग किया जाता है। केवलर एक सिंथेटिक फाइबर है। यह पॉलीविनाइल पैराफिनिल टेरेप्थलामाइड होता है का ट्रेडमार्क है। निम्न में से किसका कौन सा एक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किसका प्रयोग होता है?
बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में लैमिनेटेड कांच का प्रयोग होता है। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में कांच मूल रूप से साधारण कांच की अनेक परतों के बीच पॉलीकार्बोनेट की एक परत डालकर बनाया जाता है। इस प्रक्रिया को आमतौर पर लैमिनेशन कहा जाता है। इस लैमिनेशन कांच का बुलेट प्रूफ जैकेट के रूप में होता है। इसमें केवलर और लेक्सान बुलेट प्रूफ वस्तुओं के बनाने के दो बहुलक हैं। केवलर आप पहले ही देख चुके हैं, केवलर और लेक्सान। लेक्सान बुलेट प्रूफ शब्द जब आएगा तो केवलर और लेक्सान शब्द आप दिमाग में डाल लीजिएगा। अगला यहाँ पर वही उत्तर भी लिखा है, केवलर और लेक्सान बहुलक बुलेट प्रूफ शीशा, डीवीडी, बुलेट प्रूफ। केवलर लेक्सान बहुलक बुलेट प्रूफ शीशा, डीवीडी, किचन के बर्तन बनाने में किया जाता है। अगला निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। निम्नलिखित कथनों पे क्या है? टेफ्लॉन और डेकॉन बहुलक है, तो इसका उत्तर सिर्फ 1, 2 और 3 है। तो इसको देख लीजिए ध्यान से। 1 है तो टेफ्लॉन तो बहुलक है ही, डेक्रॉन कहीं पढ़ा इसमें है नहीं, लेकिन नियोप्रीन संश्लेषित रबर है, ये भी सही है। और तीसरा पॉलीथीन पॉलीएथिलीन एक बहुलक है। क्लोरोफिन प्राकृतिक बहुलक नहीं है, बस यही इसमें एक गलत है, बाकी सब सही है। आइसोप्रोपीन बहुलक है, प्राकृतिक जो रबड़ के वृक्ष लैक्टस के रूप में मिलता है। कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त रबर को संश्लेषित रबर कहा जाता है। संश्लिष्ट रबर के उदाहरण में पॉलीस्टाइरीन, ड्यूपीन रबर, नियोप्रीन रबर, थायोकोर रबर, पॉलीएथिलीन, टेफ्लॉन एवं डेक्रॉन बहुलक के उदाहरण है। पॉलीथीन एथिलीन बहुलक है। टेफ्लॉन क्या है? पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन है। नॉन स्टिक फ्राइंग कढ़ाई में क्या होता है? टेफ्लॉन होता है। निम्न में से ना चिपकने वाली कढ़ाई क्या होती है? टेफ्लॉन होती है। ना चिपकने वाली कढ़ाई टेफ्लॉन, ना चिपकने वाली कढ़ाई टेफ्लॉन। टेफ्लॉन क्या होता है? उत्तर होगा फ्लोरोकार्बन। बैकलाइट क्या होता है? इसका रासायनिक सूत्र पॉलीऑक्सी बेंजॉइल मेथिल ग्लाइको एनहाइड्राइड। इसमें थर्मोसेटिक फिनाइल फार्मेल्डिहाइड रेजिन होता है। निम्न में से कौन सा बहुलक जैव निम्नलिखित नहीं है? पीवीसी। वे बहुलक जो विखंडन होता है, बस यहाँ पे ख़त्म हो गया। निम्नलिखित में कौन सा पॉलीमर नहीं है? उत्तर होगा कैप्रोलैक्टम। निम्न में से कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है? उत्तर होगा फाइब्रोइन, नियोप्रीन, ये सब कृत्रिम है। तो दोस्तों अगला बचा चैप्टर हम जल्द ही अपलोड कर देंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां हो सके दोस्तों और रिश्तेदारों, जहां तक हो सके वीडियो शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।